सो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। उम्मीद करते हैं मेरे सही प्यारे भाई लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप भी अगर इस साल का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, 2025-26 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, ईजी होगा, टफ होगा, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और हमें लिखना कैसे है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपके बोर्ड एग्जाम 2025-26 के एक बहुत ही वायरल मॉडल पेपर को सोल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो हिंदी का आपका एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता था। तो जो आपका हिंदी का एग्जाम का पैटर्न होता है, पूरे जो हिंदी का एग्जाम होता है पूरे 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का होता है। इसमें 100 के 100 नंबर आपको लिखना ही रहता है, आपको प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो हिंदी में जो है बहुत सारा आपको लिखना रहता है। इसके लिए आपकी हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना जो है, आप चैनल पर एक वीडियो देख लेना, ये रही वो वीडियो, चैनल पर जाना, वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी। इसमें मैंने बताया था कि अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव कैसे करें, साथ ही साथ स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, देख लेना, तो इससे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अच्छे से लिखने में। चलिए शुरू करता हूँ। जो आपका हिंदी का जो एग्जाम होता है ये 100 नंबर का होता है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, 2 खंड होते हैं, एक खंड 50 नंबर का, दूसरा खंड भी 50 नंबर का, इस तरह 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले खंड में आपका क्या आ जाता है, गद्य पद साहित्य के एमसीक्यू जो होते हैं वो आ जाते हैं, जीवन परिचय, गद्यांश, पद्यांश, कहानी और खंड काव्य, ये आपके खंड का में आ जाते हैं 50 नंबर के। और खंड खा में आपके आ जाते हैं पूरा संस्कृत का खंड, पूरा व्याकरण, रचना अलंकार, पत्र लेखन और निबंध लेखन, ये आपके खंड खा में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने सबसे पहले खंड पर, खंड का पर। खंड का में सबसे पहले आपको मिलेंगे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 10 बहुविकल्पीय प्रश्न एक नंबर के। कितना हो जाएगा? 10 नंबर। 10 नंबर आपको मिलेंगे गद्य पद साहित्य के एमसीक्यू के, 5 गद्य साहित्य के एमसीक्यू के और 5 काव्य साहित्य के एमसीक्यू के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गद्य साहित्य के एमसीक्यू 5, उसके बाद देखेंगे काव्य साहित्य के एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? और आपका ऑप्शन है मुंशी सदाशिव लाल, लल्लू लाल, रामप्रसाद निरंजनी या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने खड़ी बोली के 4 उन्नायक बताए थे, तो उसके साथ ही साथ ये भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। और हाँ, अगर नहीं याद है तो जाकर वो वाली क्लास देख कर आना। ठीक है, जिसमें मैंने गद्य पद साहित्य के क्वेश्चन बनते कहाँ से, वो पूरा मैंने कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर किया था। ठीक है, तो भाषा वशिष्ठ के लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी, ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी सदाशिव लाल की एक रचना मैंने क्या बताई थी जो बहुत पूछी जाती है, सुख सागर। मुंशी सदाशिव लाल की रचना सुख सागर बहुत पूछी जाती है। लल्लू लाल का प्रेम सागर। ठीक है, लल्लू लाल का क्या पूछा जाता है? प्रेम सागर। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना, दोनों ही याद रखना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना है सत्यामृत प्रवाह, नासिकेत उपाख्यान, भारत सौभाग्य, भूतनाथ। ये तो देखकर बता दो भैया, मैंने बताया था ना, खड़ी बोली के 4 नायक, मुंशी सदाशिव लाल, लल्लू लाल और मुंशी अंसल्ला खां और सदल मिश्र। ठीक है, तो सदल मिश्र का मैंने क्या बताया था? नासिकेत उपाख्यान है ना सदल मिश्र का नासिकेत उपाख्यान, मुंशी सदाशिव लाल का सुख सागर, लल्लू लाल का प्रेम सागर और मुंशी अंसल्ला खां का रानी केत की कहानी। ये 4 जो है खड़ी बोली के नायक है, मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांता संतत कृति की विधि है, सॉरी विधि है, यहाँ पर लिखा हो विधा होगा। चंद्रकांता संतत जो हमारी रचना है, इसकी विधा कौन सी है? तो ये एक उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे इंदुमती के, हिंदी प्रदीप के या फिर परीक्षा गुरु के या साहित्य सहचर के? कौन सा होगा इसका राइट आंसर? मैंने आप सभी को सारी पत्रिकाएं और उसके रचनाकार का नाम पहले ही बता दिया है ना, अगर आपको याद हो मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो इसका पहले आंसर जान लो, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे? हिंदी प्रदीप के। परीक्षा गुरु के लेखक जो हैं लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास हैं। और उसके बाद चलिए बताते हैं सारे पत्रिकाएं, उनके लेखक का नाम। ठीक है, पहला हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद, दूसरा कौन सा है? ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, मैंने 6 के 6 मैंने बता दिया जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर नहीं सुन पाए तो यार एक 10-15 सेकंड पीछे करके दोबारा सुन लेना। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? बाणभट्ट की आत्मकथा है, साहित्य और समाज है, वाग्धारा या शेखर जीवनी? कौन सी एक रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल, बताइए कौन सी रचना है इनकी? ये तो आपके बुक के सबसे फर्स्ट चैप्टर में है ना, इनकी रचना तो आपको पता ही होगी, है ना। तो बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और मुझे सभी लोग कमेंट करके बताओ ये किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। अब इसमें जो है बहुत लोग गलती कर देते हैं, आत्मकथा लेकर आत्मकथा लगा देते हैं, लेकिन ये उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। ठीक है, और जो शेखर जीवनी है ये तो अज्ञेय की है। ये किसकी है? अज्ञेय की है। ठीक है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो बची कौन? ये वाग्धारा जो है ये हो जाएगी वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार, ये किसकी रचना है? तो जब भी आपसे पूछे कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी। ठीक है, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, दो वाला नाम। ठीक है, अगला देखो क्या है, छायावाद की प्रमुख विशेषता। वीडियो अंत तक जरूर देखना भैया। ठीक है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। ठीक है, छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? बताइए कौन सा? प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्ण, इतवृत्तात्मकता, सौंदर्य एवं प्रेम, श्रृंगारिक भावना का पूर्णता भाव। तो इसमें जो है हो जाएगा, आप सभी को पता है छायावाद में जो है सौंदर्य एवं प्रेम का वर्णन किया गया है ना, ये इसकी विशेषता है। दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष पूछा है। 4 शतक मैंने आपको बताया था ना, पहला 4 शतक 1943 में, दूसरा शतक 1943 के बाद 8 साल बाद 51 और तीसरा
उसके 8 साल बाद 59, ठीक है। उसके बाद चौथा उसके 20 साल बाद, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हो, पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979, ठीक है। ये आप याद रखना। लेकिन पहले तार सप्तक को पहला तार सप्तक नहीं कहा जाता, ये याद रखना, उसको सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दूसरा पूछा है तो 1951 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या होगा? पद्मावत, साकेत, रामचरितमानस या पृथ्वीराज दासो? पद्मावत किसका? ये है मलिक मोहम्मद जायसी का, ये है जायसी का। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? पद्मावत जो है ये है जायसी का, ठीक है। और दूसरी बात रामचरितमानस है, ये तुलसीदास का है, समझ जाना भाई, लिख नहीं जा रहा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में साकेत, ये पृथ्वीराज दासो है, ये चंद्रबरदाई का है। अरे पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं हर एक चीज़, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृति है, अब ये आप बताओगे, ये आप कमेंट में बताना, ये आप कमेंट में बताना, एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। चलो बताना आप आंसर ढूंढ के इसका, वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको दिया है। अब देखो यहाँ से खंडका में हमारा जो है पहला पड़ाव पार होता है, यहाँ से हमारे गद्य पद साहित्य के 10 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। इसके बाद जो आता है गद्यांश, गद्यांश के भी आपको 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए इनको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 गद्यांश में से आपको जो आता है वो आपको एक करना होता है, बस 1, 2 दिए जाएंगे, 2 में से आपको जो एक आता है वहीं कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैंने भारत राष्ट्र का स्वरूप मैंने पढ़ा दिया है, और ये राष्ट्र का स्वरूप का पहला ही गद्यांश यहाँ पर मिल गया मुझे, है ना। 2 दिया गया था और इसमें से मैं एक करने वाला हूँ, ये आसान है और मैंने इसे पढ़ाया भी है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे जानते होंगे। क्या है? मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है। जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, ठीक है। ये दिया जाए है आपका गद्यांश। अब इसमें होता क्या है, पहला पूछा था संदर्भ, तुम लिख लोगे। दूसरा जो है क्वेश्चन पूछा था जो इसी में रखा होता है वो तो तुम ढूंढ कर लिख दोगे। तीसरा पूछा था व्याख्या, ये भैया तो बनाकर लिख दोगे। बनाना कैसे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बनाकर मतलब इस तरह बनाना है कि लगे ही ना कि हाँ कोई बनाकर लिखें, ठीक है। वरना तो बनाकर तो हज़ारों लोग लिखते हैं, सभी लोग बनाकर लिखते हैं कि नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, गद्यांश के पाठ हो लेखक का नाम लिख दोगे, ठीक है। संदर्भ पूछे संदर्भ की तरह लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है वासुदेव अग्रवाल जी हैं, ठीक है। नहीं तो आप लिखोगे युक्त पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी है ना। दोनों आप बता दोगे, लेखक भी और पाठ का नाम भी, है ना। अब आ जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या है ना। ये आप जो है मैंने करवा दिया है, आप देख लेना। मैं राष्ट्र का स्वरूप जो है वीडियो मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं कैसे बताऊँ भाई, लिख कर तो बता नहीं सकता ना। आपको इसे खुद कर लेना भाई, ठीक है। ये आप खुद से कर लेना, सेल्फ कर लेना भाई। थोड़ा तो इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? देखो अब ये जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तीनों आउट ढूंढो। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव हो। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी हो, ठीक है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ये हो गया हमारा पहला, ठीक है। उसके बाद देखो हम दूसरा लिखते हैं, ठीक है। दूसरा हमें कहाँ मिलेगा? दूसरा पूछा था, क्या पूछा था कि नहीं, दूसरा कौन सा पूछा था? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर जो है राष्ट्र बनाते हैं, है ना, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा कब प्राप्त करती है। तो जन के कारण, जब उस पृथ्वी पर लोग होंगे, ठीक है, मनुष्य होंगे, तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करेगी, ठीक है। तीनों क्वेश्चन इसी में मिल जाएंगे। उसके बाद एक ही करना था तो मैंने एक ही बता दिया। ये पद्यांश जो है, पद्यांश मैंने अभी पढ़ाया है नहीं इस साल, ठीक है, पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो इसमें से भी आपको एक ही करना होता है, एक ही करना होता है, ठीक है। एक ही का अनुताप लेसन से लिया गया है, ठीक है। निज जन्म जन्म से सुने जीव, यह मेरा, ये कई का अनुताप से लिया गया है, ठीक है। आप संदर्भ भी लिख लोगे, ठीक है। चलो उसके बाद जो हमारा क्या आ जाता है, जीवन परिचय, ये आप खुद लिख लेना भाई, ठीक है। ये पद्यांश की व्याख्या खुद लिख लेना, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, हिंदी के लिए मैं बता दूँ सबसे अच्छी बुक लेना, तो कौन सी बुक लेना, आप लेना अरिहंत की। आपको क्वेश्चन बैंक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सारा कुछ उसमें दिया होगा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स होता है वो, उसे लेना, ठीक है। उससे अच्छी कोई हिंदी की किताब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो जीवन पर साहित्यिक परिचय। अब देखो साहित्यिक परिचय में आपको 3 साहित्यिक परिचय दिए जाएंगे लेखक के और 3 साहित्यिक परिचय आपको दिए जाएंगे कवि के। एक ही लेखक लिखना होगा, एक ही कवि का साहित्यिक परिचय, मतलब थोड़ा सा जीवन परिचय लिखोगे इतना सा, उसके बाद में इतना सा इनका साहित्यिक परिचय लिखोगे, उसके बाद में इतनी सी इनकी रचनाएं लिखोगे, ठीक है। तो आपका जो है पूरा एक कंप्लीट साहित्यिक परिचय तैयार हो जाएगा और पूरे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। कैसे लिखना है देखो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद मैंने डाल दिया है यार चैनल पर। एक काम करना, सारी जो है
जीवन परिचय अगर आपको देखना, चैनल पर जाना, पहले काम क्या करना, चैनल पर जाना। चैनल पर जाओगे, वहाँ पर वीडियोज़ के बगल में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, आप सभी को पता होगा। प्लेलिस्ट में जाओगे, चौथे पाँचवें नंबर पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, या फिर अभी मैं ऊपर कर दूँगा, ठीक है। एक मिलेगा जीवन परिचय वाला, जीवन परिचय, सभी जीवन परिचय वाला, ठीक है, सभी जीवन परिचय वाला। वहाँ पर जो है आप देख लेना, ठीक है। सारे कभी पाँच मैंने जीवन परिचय करा दिए हैं, ठीक है, तो इसलिए देख लेना वहाँ से जाकर, ठीक है। ये रही वीडियो, ठीक है, वन शॉट मैंने खत्म किया था, पाँचों एक ही क्लास में, देख लेना। उसके बाद में तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों कवियों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीनों के तीनों यहाँ पर जो दिए गए हैं, यही तीनों तैयार कर लेना, यही तीनों हर साल आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कहानी। कहानी में आपको 4 कहानियाँ आपके बुक में दी गई हैं, लेकिन आपको पढ़ना 3 ही है, मतलब इंपॉर्टेंट 3 है, 3 पढ़ लोगे काम हो जाएगा। कौन सा? ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, और मैंने तीनों पढ़ा दिया है। ये रही वीडियो, जाकर देख लेना, और कल मैं दोबारा वीडियो डाल दूँगा। उसके बाद आपका आ जाता है खंडकाप। खंडकाप आपको अपने ज़िले के अनुसार लिखना होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो अपने ज़िले के अनुसार कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। जैसे मैं गोंडा का हूँ तो मुझे यहाँ पर कौन सा पढ़ना होगा? त्यागपथी, ठीक है। तो इस तरह जैसे यहाँ पर देख सकते हो 2 क्वेश्चन इसमें भी दिए जाएंगे, आपको सारांश और चित्रण तैयार करना होता है। चलो, इसके बाद जो है आपका आ जाता है संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में आपको 14 नंबर मिलते हैं, 7 नंबर और कुछ नहीं तैयार करना, समान हिंदू वालों को 7 नंबर गद्यांश का, 7 नंबर पद्यांश का, 14 नंबर यही मिलेगा बस, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसका अनुवाद बता देता हूँ, ठीक है, एक ही करना होता है, मैं अनुवाद बता देता हूँ। आत्मन कमाए पति प्रिय भवति, अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। अरे जाया कामाया जाया प्रिय भवति, और ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मस्तु कामाया प्रिय भवति, और वह तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होती है। और ना अरे पुत्रस वित्तस चा कामाय पुत्रम वित्तम प्रिय भवति, और ना ही पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, वह तो अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। और ना वह अरे सर्वस्व कामाया सर्वम प्रिय भवति, और ना ही सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रिय भवति, वह तो अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं, ठीक है। अच्छे समझना यार, मैं समझा दूंगा, ठीक है। चैनल पर जाना, आज मैंने संस्कृत भाषा में महत्व पढ़ा दिया है, और कल जो है इसका मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आ जाता है आपका पद्यांश, ठीक है। पद्यांश में इसमें भी 2 पद्यांश दिए जाएंगे, 2 संस्कृत पद्यांश, एक ही लिखना होगा। तो चलिए यही हम बता देते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेव सुभाषितम, यानी भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य, मधुरा मतलब मधुर, भाषाओं में मुख्य और मधुर, दिव्या मतलब अलौकिक, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक क्या है? गिरवाण भारती यानी संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, और उससे भी मधुर क्या है? उसके काव्य हैं। और तस्मादेव सुभाषितम, और उससे भी मधुर उसकी सूक्तियाँ हैं। यानी कहने का अर्थ है कि भाषासु मुख्या मधुरा, यानी भाषाओं में मुख्य मधुर, दिव्या और अलौकिक क्या है? गिरवाण भारती यानी संस्कृत है। उससे उसके सुंदर, उसके जो है उससे भी सुंदर उसके काव्य हैं, उसके काव्य से भी सुंदर जो है उसकी सूक्तियाँ हैं, ठीक है। चलिए लिख लेना, आप संदर्भ भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो भाई, ठीक है। संदर्भ भी लिखना होता है तो क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश संस्कृत पद्यांश हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण पाठ से लिया गया है, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से आपका क्या जाता है? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। 9 नंबर पर आपका क्या जाता है? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इसमें जो है आपको एक ही लिखना होता है, 4 दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। तो एक तो लिख ही लोगे, अंगूठा दिखाना, पहाड़ टूट पड़ना, धूल में मिलाना, पानी पानी होना, है ना। मैं 2 बता देता हूँ। अंगूठा दिखाना का क्या मतलब होता है? इनकार कर देना या मुकर जाना, है ना। जब मैं उसे अपने वाक्य प्रयोग लिखना चाहोगे क्या लिखोगे? जब मैं उससे अपने पैसे मांगने गया तो उसने अंगूठा दिखा दिया। पानी पानी होना यानी शर्मा जाना, सैया को देखे ऐसे तो पानी पानी हो गई, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हो। उसके बाद में आपका क्या जाता है? उसके बाद में आपका आ जाता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। इसमें क्या होता है? सही शब्द युग्म आपको चयन करके लिखना होता है, ठीक है। यानी 2 शब्द एक ही तरह के होते हैं, उनका उच्चारण एक ही जैसा होता है, लेकिन उनका जो है अर्थ अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर सकल और शकल, इसका अर्थ बताना है, ठीक है। तो सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है खंड, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर, ठीक है। सकल मतलब संपूर्ण और शकल मतलब खंड। अंश और अंशु, इसका मतलब क्या होगा? अंश और अंशु का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो अंश का मतलब होता है भाग, और अंशु का मतलब होता है सॉरी ये नहीं मिल रहा, अंशु का मतलब तो किरण होता है, चंद्र नहीं होगा, ठीक है। कहाँ है? भाग और किरण, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये हो जाएगा। अंश का मतलब भाग और अंशु का मतलब है किरण, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 अर्थ लिखना है, एक ही शब्द दिया गया है, इसके 2 अर्थ लिखना है। तो इसमें ये पर्यायवाची नहीं है कि जलज लिखा हो तो आप लिख दो पंकज, नीरज, जलज, सरोज, ये सब लिख डालो, ऐसा नहीं लिखना है। एक ही शब्द के 2 अर्थ लिखना है। यानी जलज का मतलब क्या होता है? जल में उत्पन्न होने वाला, इस तरह समझो, ठीक है। तो जल में उत्पन्न वाले 2 चीज़ लिखो जो दोनों अलग अलग हों। तो एक आप लिख सकते हो जलज कमल को कहते हैं, और दूसरा जलज शंख को भी कहते हैं, क्योंकि शंख भी जल में जन्म लेता है, ठीक है। तो इसके 2 अर्थ कौन से हो जाएंगे? कमल और शंख, 2 नंबर मिल जाएंगे, दोनों सही सही लिख दोगे तो। जिसका कहीं अंत ना हो, जिसका कहीं अंत ना हो, ये तो तुरंत देखकर बता दोगे, अनंत, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं? क्यूरियस यानी जिज्ञासु, ठीक है। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। किन्हीं 2 वाक्यों को, ये देखो, ये तो सबसे आसान टॉपिक मुझे लगता है हिंदी का, ठीक है। इसमें शुद्ध करना होता है, वाक्य शुद्धि, ठीक है, वाक्य को शुद्ध करना होता है। और इसमें जो है बस कुछ थोड़े से परिवर्तन करने होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। जैसे परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, देखने में सुनने में तो लग रहा होगा कि है सही है, पर ये गलत है, बदलना नहीं बदलनी होगा। मैंने अनेकों बार यात्रा की है, रे भैया ये भी तो सही लग रहा है, अनेकों नहीं, अनेक सिर्फ अनेक होता है, सिर्फ अनेक,
तो इन्हें लिखना चाहिए मैंने अनेक बार यात्रा की है। देख लेना, कहीं अगर अनेकों दिख जाए तो कट कर देना, ठीक है। केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं कि यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं, ये होगा ना कि यहाँ केवल 4 पुस्तकें रखी हैं। आगे पीछे करो दो इसे। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, एक कवित्री, ये कवित्री यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये सही हो जाएगा कवित्री, इसे इस तरह लिखेंगे, ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर कवित्री। यहाँ से रक्षण अलंकार आ जाता है। रक्षण अलंकार मैंने तीनों जो है एक एक क्लास में खत्म किया है। रक्षण अलंकार एक एक क्लास में 1 शॉट में पूरा खत्म किया है। ये रही वीडियो, चैनल पर जाना देख लेना वहाँ से, ठीक है। तो 2 रस 2 छंद और 2 अलंकार दिए जाएंगे, एक एक लिखना होगा, ठीक है। ये जाकर चैनल पर देखना, ये रही वीडियो, ठीक है। और फिर डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लेना, मैं डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको 3 पत्र होते हैं, 3 पत्र, ठीक है। 3 पत्र आपको मिलते हैं। पहला है नियुक्ति है तो आवेदन पर, दूसरा बैंक को ऋण लिखने के लिए, बैंक को ऋण के लिए, और तीसरा जो है नगर की साफ सफाई के लिए। तो मैंने तीनों करा दिया, ये रही वीडियो, जाकर चैनल पर देख लेना। उसके बाद आ जाता है आपका निबंध लेखन। निबंध लेखन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9 नंबर में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे सबसे अंत में लिखना, ठीक है। इसलिए चलिए, और तो इसे मैंने अभी नहीं पढ़ा है, इस साल तो नहीं पढ़ा है। अगर आपको जल्दी है, ठीक है, तो मैं कल जो है इस पर वीडियो ला रहा हूँ, कल जो है इस पर वीडियो ला रहा हूँ निबंध पर। मैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध बता देता हूँ। आतंकवाद है, पर्यावरण है, बेरोजगारी है, उसके बाद में आप विज्ञान ले सकते हो, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि ले सकते हो, ठीक है। ये आप ले लेना, ये 4-5 जो है सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है, इनको तैयार कर लेना। कल मैं सारे निबंध एक क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं अच्छे से पूरे मॉडल पेपर को आपने देख लिया होगा और पूरा समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कौन सा कितने नंबर का आता है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे हमको लिखना रहता है, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया। अब मैंने इसे कॉपी पर लिखकर तो नहीं बताया, पर एक बार मैं फिर से जो है इस पर कॉपी पर लिखकर बताऊंगा कि इस पर कॉपी में कैसे लिखते हैं, कितने वर्ड में लिखते हैं, सब कुछ इसे बताऊंगा दोबारा फिर से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जुड़े रहना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, ठीक है। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।